चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है माना a इज इक्वल टू 1 2 3, b है 4 5 6 7 तथा f दे रखा है 1 4 2 5 3 6। अब इसमें कह रहा है a से b तक एक फलन है, सिद्ध करो f एकाकी है। अब एकाकी के लिए क्या होता है, डायग्राम बना लो। अब ये इसने बना दिया है, ठीक है ना। ये हो गया f, ये हो गया a, ये हो गया b। तो a में वैल्यू क्या है 1 2 3, 1 2 3। b में क्या है 4 5 6। अब यहां चलिए a से b में फलन है 4 5 6। अब यहाँ देखिए 1 कहाँ जा रहा है 4 पे, यानी 1 का इमेज 4 पर, फिर 2 का इमेज 5 पर और 3 का इमेज 6 पर ना। यहाँ से क्या पता चल रहा है एकाकी है ना, क्योंकि यहाँ के सभी अवयवों का जो प्रतिबिंब है इसमें यूनिक और निश्चित है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां से, चूंकि प्रांत ए के सभी भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत बी में यह प्रतिबिंब प्रांत ए के सभी भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, भिन्न भिन्न एफ प्रतिबिंब ना। तो इसलिए यह क्या है एकाकी है, ठीक है। आच्छादक है नहीं, क्यों, हाँ क्योंकि यहाँ सह, जैसे अगर आच्छादक मान लो चेक करना हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि सह प्रांत बी के अवयव 7, प्रांत ए के किसी भी अवयव का यह प्रतिबिंब नहीं है ना, यानी यहाँ के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं है, ऐसे करो, ठीक है। नोट करो, मिटाए से पूछा ही नहीं है, हम तो बोलेंगे साइड में ऐसे लिख लेना इसको आच्छादक करके ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि एकाकी आच्छादक आप दोनों दिखाइए, ठीक है। तो लैंग्वेज याद रखिएगा हमेशा कि सप्रांत बी के प्रत्येक अवयव या सप्रांत बी का प्रत्येक अवयव प्रांत ए के सभी अवयव का यह प्रतिबिंब होना चाहिए, अगर आच्छादक बोलना है तो ना। अगर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए तो लिखेंगे सह प्रांत बी के कम से कम एक अवयव का, कम से कम एक अवयव का या एक अवयव का प्रांत ए के किसी भी अवयव का यह प्रतिबिंब नहीं है। कम से कम एक, ज्यादा क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, है ना। मतलब एक भी छूट जाए आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। क्या बन जाएगा वो अंतरक्षेपी। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे ना, एकाकी वाला रूल लगा के चलेंगे, उससे आप एकाकी नहीं है अर्थात बहुएक है सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कुल मिला करके अगर आपसे कह दे बहुएक सिद्ध करो तो एकाकी वाला ही प्रोसेस लेकर चलेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पे केवल क्या बहुएक ना, फिर अगर अंतरक्षेपी कहेगा तो लिखो अंतरक्षेपी, लेकिन काम किसका करेंगे आच्छादक वाला, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, हो जाएगा। और लैंग्वेज लिखो एकदम प्रॉपर। हम इतना बताने के बावजूद भी आप लोग लिखते नहीं हो, और जो दिया जाए तो उसको करते भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, f रियल टू रियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 द्वारा परिभाषित है ना। ये फलन क्या है, इसके द्वारा परिभाषित, मतलब ये फलन है। अब जब जब फलन होगा, अगर फलन है ना, तो हम लोग एकाएकी आच्छादक अंतरक्षेपी जो भी होंगे चेक करेंगे, ठीक है ना। अर्थात फलन के नेचर के बारे में पता करेंगे। अगर वो फलन है ही नहीं तो फिर किसी का नेचर चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब इसमें दिया हुआ है, सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन ए है एफ एकाएकी आच्छादक है, बी है बहुएक आच्छादक है, सी एफ एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, एफ न तो एकाएकी है न तो आच्छादक है। इसका मतलब आपसे चेक करने के लिए कह रहा है एकाएकी आच्छादक अंतरक्षेपी बहुएक, है ना। हम लोग क्या करेंगे, एकाएकी लेकर चलेंगे, नहीं होगा बहुएक हो जाएगा। आच्छादक लेकर चलेंगे, हो गया तो आच्छादक है, अन्यथा अंतरक्षेपी हो जाएगा ना। चलिए तो एकाएकी के लिए माना प्रांत आर का कोई दो स्वेच्छ अवयव, कोई दो स्वेच्छ अवयव कौन कौन है, x1 व x2 है ना। अर्थात क्या हो गया, x1 x2 बिलोंग्स टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, x1 पर फलन के लो निकालिए, यहाँ रख करके, तो क्या मिलेगा, एफ x1 बराबर x1 पावर 4 एंड अब ये x2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। इसलिए आपको शुरू बताया गया था फलन का मान कैसे निकालेंगे, वास्तविक मान फलन क्या होता है ना। अब यहाँ क्या बन जाएगा, अब इसके बाद क्या किया जाता है, यदि एफ x1 बराबर एफ x2 है ना, तो एक के लिए क्या होना पड़ेगा, x1 बराबर x2, केवल और केवल ये बराबर हो जाने चाहिए, केवल यही। अगर इसके अलावा कुछ इक्वल मिला तो वह एकाएकी नहीं होने देगा ना। अब आके हम लोग इसका ग्राफ भी बना लेंगे। चलो तो अब इसकी वैल्यू क्या है, x1 पावर 4 माइनस x2 पावर 4। अब देखिए, अब यहाँ से कटा नहीं देना है कि x बराबर कर दिए क्या, ऐसे अब ट्रांसफर करिए। अब इसको यहाँ से कटा मत देना, ऐसा में ऐसी गलती मत करिएगा। ये बताया गया था जिंदगी भर एकाएकी बनेंगे ऐसे घात वाले। तो x1 पावर 4 x2 पावर 4 बराबर 0, ये बताओ वर्गांतर बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके देख लो कितना घात आना चाहिए, एक घात आना चाहिए ना, एक घात बनाओ तो लिख सकते हैं ना ऐसे, स्क्वायर का स्क्वायर, इसको a मानो इसको b मानो, तो क्या मिलेगा, हाँ एक बार माइनस और फिर एक बार प्लस, ये फिर ऐसे ना। अब क्या हो गया, दो पदों का गुणनफल क्या है, 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, ये 0 होगा क्यों होगा, ये 0 नहीं होगा या होगा क्यों होगा, ठीक है ना। अब बताओ क्या ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्यों ना। तो स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ से कोई, कहाँ से, इधर से कोई दो नंबर उठाएंगे, वर्क करेंगे, प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे और बढ़ गया, 0 आएगा, नहीं आएगा। ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो मजबूरी है इसको 0 होना पड़ेगा, या लिखो ऐसे, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लिख दीजिए किंतु x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, कौन सा आर लिखेंगे, ये वाला आर कौन सा है, प्रांत वाला है ना, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये बच गया, अब ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलिए तो x1 माइनस x2 फिर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से आ गया ये, बताओ अब ये 0 होगा
या ये जीरो होंगे, कि दोनों होंगे, या कोई एक जीरो होगा ना। चेक कर लो। देखो निगेटिव वाला अगर जीरो करना है तो क्या करना है, सेम सेम ले लो, सेम टू सेम। क्या ले लिया जाए, जैसे 1 1 ले लो, इसमें मिलेगा कि नहीं 1 1, अरे जीरो भी मिलेगा, जीरो जीरो ले लो, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, एक में से घटाएंगे जीरो, माइनस एक, x1 की वैल्यू -1 ले लीजिए और x2 की वैल्यू -1, तो घटाएंगे क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू -1 और फिर यहाँ क्या लिखेंगे -1, तो क्या मिल गया, जीरो आ गया कि नहीं। मतलब सेम सेम नंबर ले घटाएंगे जीरो हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब यहाँ बताओ क्या ये जीरो होगा, क्या ये जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए। अगर x1 की वैल्यू -1 ले लें, x2 की वैल्यू क्या ले लें 1 ले लें, अब देखो यहां से ना, ये बताओ जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बताओ यहां से आपने क्या कहा, यहां से आपने कहा कि x1 की वैल्यू -1 ना, x1 की वैल्यू -1 हुआ, तो x2 की वैल्यू क्या हो गया, वो भी -1 इसके अकॉर्डिंग, यानी ये दोनों बराबर। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ से बराबर बराबर ले रहे हैं, और यहाँ से बराबर नहीं है फिर भी जीरो हो रहा है, बराबर है तब भी जीरो हो रहा है, बराबर नहीं है तब भी जीरो हो रहा है ना। अर्थात क्या हो गया कि अगर हम लोग यहाँ के लिए बराबर वैल्यू लें, न्यूमेरिकली बराबर हो लेकिन चिन्ह में क्या हो, विपरीत ना, तो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा हमेशा, अगर ऐसा रहा तब ना। लेकिन हम अगर कुछ और वैल्यू लें इनके अलावा, x1 की वैल्यू क्या ले लें 2 ले लें, x2 की वैल्यू क्या ले लें 3 ले लें, अब जीरो होगा, निगेटिव तब भी जीरो होगा, नहीं होगा। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ प्रांत आर में ऐसे को दो अवयव मिल जाए, ये भी जीरो हो जाए, उसके साथ साथ ये भी जीरो होने लगे ना, तो पॉसिबल है कि नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे यहां से, दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2 ना, या x1 बराबर -x। अगर आप ये ले लेंगे एक एक ही होने देगा, ये ले लेंगे तब एक एक ही नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ आपने क्या लिखा है x1 x2, ये और ये बराबर होने चाहिए, और यहाँ क्या है ये और ये बराबर हो रहा है लेकिन निगेटिव साइन के साथ ना। तो क्या एक एक परिभाषा है, नहीं है ना। एक एक परिभाषा क्या था कि f x1 बराबर f x2 होने पर x1 बराबर x2 ही होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा है क्या, नहीं ना, इसलिए f एकाएकी नहीं है ना। अब थोड़ा और अगर एग्जांपल के माध्यम से चेक करना हो तो आप ऐसे देखो, हमने क्या किया, x1 की वैल्यू, या ऐसे कर लो x की वैल्यू हमने 1 ले लिया, यहाँ रखो, यहाँ ऐसे भी देख लो, तो क्या मिलेगा 1 पावर 4 कितना आ गया। अब चलो हमने क्या ले लिया ऐसे, तो -1 के पावर 4 कितना आ गया, आया ना। अच्छा चलो अब इसको हम लोग बाय डेफिनेशन या जो होता है चेक करने के लिए वर्किंग रूल में, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। अरे 1 भी 1 आया, -1 पर भी 1 आया, लेकिन क्या 1 -1 के बराबर है, नहीं है, नॉट इक्वल है। एक क्या कहता है, बराबर आना चाहिए, तो गलत है ना, इसलिए एक नहीं। अब बाकी तुम पूरा प्रॉपर वे में जाएंगे अलजेब्राइक मेथड से, फिर ऐसा करना होगा। तो जब कभी घात वाले आए तो फिर वहां से कटा नहीं देना है, समझ गए ना। पूरे प्रॉपर वे में लिखिए, कौन जीरो होगा कौन जीरो नहीं होगा, ये आपको यहाँ नोट करना है, ठीक है। चलिए अब आच्छादक के लिए क्या करेंगे, आच्छादक के लिए माना सहप्रांत आर का कोई एक स्वेच्छ अवयव। अब कोई का मतलब क्या, कोई कुछ भी ले सकता है ना, कोई एक स्वेच्छ अवयव y है। अब इसके बाद वर्किंग रूल क्या था, f x स्थान पे y रखिए, तो
y इज इक्वल टू एक्स पावर 4। अब इसी के आगे क्या किए हो आप लोग, ऐसे लिख करके छोड़ दिए और लिख दिया नॉट बिलोंग, क्या बिलोंग। हम लोग क्या सीखे थे, x की वैल्यू चाहिए ना, ऐसा समझ में कि नहीं, हमको x की वैल्यू चाहिए। चलो तो पहले स्क्वायर लीजिए, ये स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिलेगा, प्लस माइनस करनी y मिलेगा कि नहीं ना, लेकिन पॉसिबल है प्लस माइनस, ये बताओ क्या ऐसा संभव है। यहाँ क्या है, स्क्वायर है ना, बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि आप यहाँ रखो और वर्क कर दो, प्लस माइनस दोनों दे दे, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब निगेटिव नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव लेना है। समझ में, हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू y के पद में, तो फिर से क्या करेंगे, x बराबर, फिर से करनी में 2 बार करनी लगा के देखो ना। चलो अगर यहां से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप क्या कर सकते हैं ना, ये आप ऐसे लिखो y के पावर 1/4, जिसे क्या बोलेंगे, चतुर्थ मूल, वर्गमूल के लिए 1/2। अगर x स्क्वायर ऐसे हो जाए, हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1/2, सिंबल में ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ क्यूब हो जाए ऐसे, तो फिर इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई पावर 1/3 ना। इसको फिर कैसे लिखेंगे, ये यहाँ ऐसे 3, अगर 4 आ जाए तब तो यहाँ ऐसे लिखेंगे ये चतुर्थ मूल ना। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर में था, समित संख्या में 11th में आपने पढ़ रखा है, लेकिन सिलेबस में था नहीं, इसलिए वहां पर हम लोग छोड़ दिए थे कि n मूल कैसे निकालते हैं ना। जैसे 1 का अगर मैं यहाँ 10 कर दूं, इसका मतलब 1 का 10 मूल, ठीक है ना। वो 1 का 10 मूल क्या क्या होंगे, रियल में जाओगे तो केवल एक ही आएगा, 1 का वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, 10 मूल, 100 मूल, करोड़ मूल, सब निकालो, हमेशा एक ही आएगा। किसमें, रियल में। लेकिन कॉम्प्लेक्स में मिला करके देखेंगे 10 मूल निकलेंगे, 10 मूल। जैसे इकाई का जो घनमूल होता है वो 3 होता है, एक 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर, ये चीज आपको बताया गया है ना। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग y का क्या निकालेंगे, चतुर्थ मूल। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये हो गया f, ये हो गया r, ये हो गया r, बताओ इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो हम लोग सिंपल वैल्यू लेते हैं। अब हमेशा नहीं, कसम ये नहीं खाना कि यही लेना है, बहुत सारे वैल्यू हैं, रूट वाले भी हैं, जो सिंपल समझ में आ जाए हम लोग वही लेंगे। अब पता चला कि ये सब फॉलो कर रहा है, लेकिन और नंबर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो नंबर भी यहाँ मेंशन करिए ना, अगर काम इसी चल जाए तो सही है। तो अब जैसे हम लोग 0 रखेंगे, हाँ 0 बताओ, 0 को वर्गमूल 0 आएगा, फिर से 0 को वर्गमूल क्या आएगा, मिल जाएगा ना। जैसे अगर मैं y का मान 0 रख दूं यहाँ पे, देखो क्या मिलेगा, ऐसे मैं आपको इसको समझने के लिए ऐसे लिखा हूं, मैं फिर ऐसे लिखते ना। अब 0 का वर्गमूल क्या आया, बताओ 0 का प्री इमेज मिला कि नहीं मिला ना, 1 ले लो, 1, ये 1, अब 1 यहाँ रखिए, तो 1 रखें तो क्या आएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 आया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, फिर कितना आया, 1 आया, बताओ मिला कि नहीं। लेकिन अब आ जाइए, हम 2 रख देते हैं, y की वैल्यू 2, तो x बराबर क्या मिलेगा, करड़ी में ये मिला। अच्छा √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, फिर इसकी वैल्यू वर्गमूल आएगी कि नहीं आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो जो 1 पॉइंट, अच्छा बताओ ये कैसा नंबर है, वास्तविक संख्या है कि नहीं है, हमसे वास्तविक संख्या से मतलब है। बताओ जो जब रियल में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, तो बताओ उस पूरे इनफाइनाइट में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं खोजेंगे रियल लाइन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। यानी इसका भी इमेज मिलेगा, इसका भी इमेज होगा, इसका भी इमेज होगा, इसका सबका इमेज मिलेगा ना, क्लियर है। तो 0 से लेकर के यानी यहाँ तक पॉजिटिव वाले जितने भी होंगे, सब के सब का प्री इमेज अवश्य मिलेगा। अब हम थोड़ा निगेटिव वाले की बात करते हैं। अब क्या कर दें, y की वैल्यू -1 ले लो, y की वैल्यू -1, अब बताओ क्या होता है, क्या आ गया, इमेजिनरी, क्या ये रियल में बिलोंग करता है क्या, अर्थात निगेटिव 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 वाले का, निगेटिव वाला एलिमेंट यानी सहप्रांत r के ऋणात्मक संख्याओं का ना, ऋणात्मक संख्याओं का
प्रांत R के किसी भी अवयव का यफ प्रतिबिंब नहीं है, यानी ये छूट जाएंगे। जब छूट जाएंगे तो आच्छादक बनाएगा क्या? क्या बनाता है? अंतरछेपी। आया समझ में? यानी यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स वाला भी आता रहे। चलो, तो हम लोगों को यहाँ पर ऐसा मिल चुका है, तो क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू रूट वाई नॉट बिलोंग्स टू R। सही बात है ना? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, यानी प्रांत के हर एक वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू आ रही है ना, वो पूरा R में नहीं जा रही है, केवल जीरो से लेकर के प्लस तक वाले में जा रहा है। जीरो से लेकर के प्लस तक वाले का प्री इमेज प्रांत में मिल रहा है, अर्थात प्रांत के अवयवों का जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब R में पॉजिटिव वाले का मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव वाले का नहीं मिल रहा है। जबकि आच्छादक क्या कहता है? सब के सब का मिलना चाहिए, सब प्रांत के प्रत्येक अवयव का यह प्रतिबिंब x के द्वारा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ मिला क्या? नहीं मिला। हमारे पास नेगेटिव वाले नंबर है, रख करके हमने क्या किया? ऑब्जर्व कर लिया, है ना? तो क्या कहेंगे? इसलिए यह आच्छादक नहीं है ना। अब ऑप्शन में क्या दिया है? यफ एकैकी आच्छादक है। यफ एकैकी आच्छादक है। यहाँ आपने क्या कहा? एकैकी नहीं है। और यहाँ आपने क्या कहा? आच्छादक नहीं है। ऑप्शन कह रहा है कि एकैकी आच्छादक है, तो गलत हो गया ना। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी क्या कहता है? यफ बहु एक आच्छादक है। देख लो, यहाँ आच्छादक है क्या? नहीं है। अच्छा, ये बहु एक है ना? बहु एक नहीं है, ये बहु एक है। जब आच्छादक एकैकी नहीं है, चलो, अर्थात हाँ, बहु एकैकी कह दो या बहु एक फलन है। तो बहु एक फलन है लेकिन आच्छादक नहीं है। ऑप्शन कहता है कि बहु एक आच्छादक है, तो गलत है ना। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत। यानी ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। उसके बाद सी कहता है एकैकी है, एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एकैकी है, यहाँ क्या निकाले हो? ये तो गलत हो गया। अब आच्छादक नहीं है, सही बात है, लेकिन एक इसने क्या किया? एकैकी है, ये गलत कर दिया। फिर आगे क्या कहता है? न तो एकैकी है और न ही आच्छादक। बताओ, एकैकी है नहीं, आच्छादक है नहीं, यानी न तो एकैकी न तो आच्छादक। ऑप्शन कौन सही है? डी वाला। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है ये IIT JEE मेंस में, लेकिन अभी के लिए नहीं। अब तो बहुत, ये तो अब के लिए बहुत सस्ता सवाल है, लेकिन बहुत पहले पूछा था। मान लो 2000 या 1999 के आगे ऐसे कर लो, 1990 के बाद में, ठीक है ना। तो उस समय के लिए क्वेश्चन क्या रहा होगा? टफ ही रहा होगा। लेकिन अब के लिए क्या है? थोड़ा सिंपल है, क्योंकि टेक्निक मिल गई ना, कैसे कैसे चेक किया जाता है। चलो, एग्जाम्पल ऐसे आप ढूंढ लिया करिए। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन ए बी सी गलत। देखो, इसका जो ग्राफ बनता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4। अब यहां अगर 4 हो जाए, चाहे 4 करोड़ हो जाए ना, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 4 करोड़, 4 अरब, 4 खरब हो जाए, 4 अरब, 4 लाख, 444 हो जाए ना, तो सब का जो ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर के जैसा बनेगा। ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं, काम चलाऊ है। ऐसा समझ में? यानी ये y इक्वल टू क्या मिल गया? x पावर 4 नियर अबाउट एक्स स्क्वायर। तो बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या बताता है? परवल है, जिसका ग्राफ कैसे बनाते हो? y अक्ष के समांतर। हाँ, सकते ना, नाक को सब काट ले। ये हो गया। ऐसा समझ में? अब कि देखो यहाँ क्या है? रियल है। ये क्या है? एक के लिए कैसे करते थे? यक्स के समांतर जितनी भी लाइनें खींची जाए, हर एक लाइन ग्राफ को अधिकतम, लेकिन कई जगह काट रहा है। हाँ, 3 जगह, 3 जगह ना। हाँ, ये वही काटे। ग्राफ कौन सा, ये है कि वाई है?
जैसे हमारे शरीर का जो ढांचा है बरकरार है, अच्छा दिखता है ना, और जो हड्डी उड्डी सब निकाल लो तब अचका पचका सब समझ में आए ना, केचुए की तरह हो जाएंगे, जैसे हड्डी निकाले से लद से गिर जाएंगे, है ना। चलो इससे मतलब नहीं है ये। हाँ, ये जो एक्स और वाई है ना, ये केवल हेल्प करता है ग्राफ बनाने में बस। ऐसा समझ में, लोकेशन कहाँ होगा। तो ग्राफ हमारा कौन सा है, ये इसका x पावर 4 का। बताओ कितनी जगह काटा, एक ही होगा, ये देख लो इसे ना। उसके बाद आच्छादक क्या कहता है कि ग्राफ बने लेकिन पूरे सह प्रांत में फैला होना। तो बताओ रियल नंबर का मतलब क्या है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो ग्राफ कहाँ है, केवल यहीं तक है ना, इधर है क्या, इसलिए नहीं है ना। दूसरा चीज क्या था कि जो एक्स के समांतर हम लोग लाइन खींचे, हर एक लाइन सह प्रांत से होकर के जाए और ग्राफ को एटलीस्ट 1 पॉइंट पर कट करे, कम से कम एक बिंदु पर। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ खींचेंगे, कम से कम एक जगह काटना चाहिए, लेकिन 2 जगह काट रहा है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ खींचोगे तब नहीं काटेगा, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा ये सह प्रांत में आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने यहाँ जब लाइन खींचा समांतर, तो जब यहाँ ग्राफ है ही नहीं तो काटेगा कहाँ। लेकिन कहता क्या था कि जितनी भी लाइन खींची जाए हर एक लाइन कट करना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ खींचा ग्राफ को काटा नहीं, काटा, इसलिए आच्छादक नहीं है ना? सब में ऐसे लिखना है आपको। अब मैं ऐसे केवल बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x ना, लेकिन कब, जब एफ फ्रॉम आर टू आर दिया हो। तो में परिभाषित फलन क्या है, ये एफ एक्स इक्वल टू 3x। तो एकाकी क्या कहता है ना। अब प्रांत के कोई दो स्वेच्छा लिख लेना, वही माना करके, माना प्रांत के कोई दो स्वेच्छा x1 तथा x2 है इस वाले से। तो फिर क्या करते थे, एफ x1 बराबर एफ x2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो x1 पर फलन का मान क्या आएगा 3x1, x2 पर फलन का मान क्या आएगा, कैंसिल ना, ये x1 बराबर x2, एकदम वही आ गया, डिफिनेशन ही आया। तो क्या बताएगा कि इसलिए यफ, अच्छा ये इक्का दुक्का एलिमेंट के लिए नहीं है ना, हाँ, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, कोई भी ले लो, इसलिए यफ एकाकी है ना। अब आच्छादक का रूल क्या है, चलो ये कह देता हूं। आच्छादक का रूल क्या था कि सह प्रांत का कोई एक स्वेच्छा लीजिए, y नाम दिया गया, कुछ भी दे सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एफ एक्स स्थान पे y रखेंगे, फिर क्या करना है, x का मान y के पद में ना। अब बताओ यहां से, जैसे अब यहां देखो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो ये सब मैथ वाली फीलिंग होनी चाहिए। जैसे कोई आपको कुछ अपशब्द बोल दे तो दिल को बहुत ठेस लगता है ना, जैसे बहुत दर्द हो रहा हो, इस तरीके से ना, होता ही नहीं होता है। कोई अगर कोई बोल दे कुछ तो क्या होता है, बहुत दुख होता ही नहीं होता है, वो फीलिंग है, दुख वाली फीलिंग। ऐसे यहाँ पे इसकी फीलिंग होनी चाहिए। अब फीलिंग का मतलब क्या, आप महसूस कर पाओ, जान पाओ ये नंबर दिखता कैसे है, कहाँ होगा ना, ये वाली चीज। अब अगर मैं यहाँ लिख दूं 0 1 2 3 ऐसे करके, मैं -1 -2 -3, फिर यहाँ 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 ऐसे लेके चलिए। अब जैसे मैं कहूँ मैं इसको लाना चाह रहा हूँ, यानी x की वैल्यू मैं -1 लाना चाह रहा हूँ ना। अगर x की वैल्यू मैं -1 लाना चाह रहा हूँ, तो बताओ y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू इसमें मिलेगी क्या, रखो, ये हो गया -3/3, तो आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब -3 यही कहीं होगा, इसका जो प्री इमेज होगा वो ये होगा। अब अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि हमको √2 लाना है, √2 लाना है ना, तो बताओ y की वैल्यू यहाँ ऐसी कोई मिलेगी क्या, हाँ। अगर मैं y की वैल्यू 3√2 ले लूं, बताओ रियल है कि नहीं है,
है ना रियल। मैं यहाँ रख के देखूं कितना आएगा, रखो यहाँ से 3√2 कैंसिल, कितना आया। कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ का जिस भी एलिमेंट को लाना चाहूं हमको वो y यहाँ मिल जाएगा, हम वो y ढूंढ के निकाल लेंगे, बता सकते हैं ना। हम यहाँ पे x की अगर किसी भी वैल्यू को बताना चाहें तो हम यहाँ पर y की वो हर वैल्यू बता सकते हैं। अर्थात क्या यहाँ सप्रांत का कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, नहीं ना, सब के सब मिलेंगे, मिलेंगे। अर्थात अब क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, इसलिए F आच्छादक है। आज समझ में, इसलिए F आच्छादक है। अच्छा तो y की हर वैल्यू के लिए ना, तो रेंज क्या होगा, y की वैल्यू ज्ञात करना रेंज कहलाता है। तो बताओ हर एक y के लिए, कहां से, R से, तो बताओ परिसर क्या हो गया, परिसर रियल हो गया, और सहप्रांत क्या है, वो भी रियल है। बताओ परिसर बराबर सहप्रांत हुआ तो क्या बन गया, आच्छादक बन गया। ऐसे भी आप चेक कर लो, ठीक है। चलो अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले दिन करेंगे क्वेश्चन 3, 4, 5 और क्या है 8, 9, 10।